नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। नमस्कार, मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है भावना। नमस्कार शैला, सुप्रभात आप सभी दर्शकों को भी। जहां आज नया सवेरा में हम बात करने वाले हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखने वाली है आपको झलक, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको खेल जगत में क्या रहा है, कैसे रहेगी आपकी सेहत पे, और साथ ही साथ बात करेंगे, टेक टॉक करेंगे और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाने वाली है खास। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस पावर पैक शो की, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी के पीएम सिरिवेनी राबुका से नई दिल्ली में मुलाकात। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे राबुका। दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे से जुड़ी 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। आज अपने गृहनगर लखनऊ पहुंचेंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। स्वागत के लिए की गई विशेष तैयारियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभांशु का सम्मान। मौसम की खबरों में हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क। और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का परचम। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता स्वर्ण पदक। तो शैला, अगर आज की मुख्य खबरों की बात करें तो फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री का भारत दौरा इस समय चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, और फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सिरिवेनी लिंगामावाडा राबुका अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली जो है भारत यात्रा है। राबुका आज राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी। राबुका के साथ प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी अतिथि के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री राबुका का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अगस्त 2024 में फिजी का दौरा किया था। फिजी के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2023 में फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी CF से सम्मानित किया था। तो बेहद महत्वपूर्ण भारत और फिजी की प्रधानमंत्रियों की यात्रा रहने वाली है। फिजी के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं और आज जो है प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अगर दोनों देशों के संबंधों को नई उड़ान देने की दिशा में देखा जाए तो फिजी के प्रधानमंत्री का ये यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पे फिजी की जो पूरी जो आप देखेंगे कि लोकेशन है, वो लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तकरीबन 12,500 किलोमीटर की दूरी पे साउथ पैसिफिक ओशन के पास ये है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिन आइलैंड के साथ भारत के संबंध जो है विकसित करने बहुत जरूरी है। इंडो पैसिफिक जो रणनीति है भारत की, उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरा जो है इस मामले में
कह सकते हैं कि काफी अहम है, क्योंकि फिजी को डेवलपमेंट असिस्टेंट की जरूरत है, उसे विकास में भारत की मदद की जरूरत होती है। और फिजी की एक और खासियत मैं बताऊं कि वहाँ तकरीबन 36 से 37% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं। हालांकि रबुका भारतीय मूल के लोग नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों का वहाँ काफी प्रभाव है फिजी की पूरी राजनीति में, फिजी की पूरी जनसंख्या में, सामाजिक और आर्थिक और बिजनेस में। तो ऐसे में फिजी का एक भारत के साथ जो जुड़ाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ाव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए थे तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि फिजी में हॉस्पिटल की स्थापना में भारत मदद करेगा, उसके अलावा एजुकेशनल जो उनके इंस्टीट्यूशन है उसमें भारत मदद करेगा, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट असिस्टेंस जिस तरीके की फिजी की जरूरत है वो उसे भारत देगा। तो अभी जी। जब फिजी के प्रधानमंत्री यहाँ भारत में हैं, दिल्ली में आज हैं, तो इस इन सारे मसलों पे अहम बातचीत होगी, और किस तरीके से पिछले जो बैठकें हुई हैं उसमें क्या प्रगति हुई है इसका एक असेसमेंट लिया जाएगा। और उसके बाद भारत किस तरीके से फिजी की जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकता है, और किस तरीके से फिजी में भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, ये सारे बातों पे आज चर्चा होगी और कुछ अहम समझौतों पे हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। जी। इसके साथ अखिलेश, अगर देखा जाए तो फिजी के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बॉस हैं, सबका साथ सबके विकास का मॉडल, कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्लोबल साउथ और एक तरीके से अपना माना कि ग्लोबल साउथ जो है वो भारत ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ा हुआ है। भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए दो सम्मेलन किए, और ग्लोबल साउथ की एक खासियत यह है कि जो समस्याएं हैं एक तरह की है, और उनके समाधान का मॉडल, चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भी है, जिसमें कि विकसित देश के भी कुछ गुण हैं, कुछ विकासशील देश के भी गुण हैं। भारत के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें विकास का मॉडल बनाकर फिजी देश आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में फिजी के प्रधानमंत्री का यह कहना बिल्कुल ही मौजूद है, क्योंकि भारत कई देशों के लिए एक मॉडल है, चाहे तो जनसंख्या का आप देखेंगे कि विविधता हो, या प्राकृतिक संसाधनों की विविधता हो, खेती में एग्रीकल्चर हमारे यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर उनके यहाँ भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, फिजी में भी कह सकते हैं कि शहरीकरण तकरीबन 50% से ज्यादा शहरीकरण वहाँ हो चुका है। तो ऐसे में भारत और फिजी के जो संबंध है और भारत और फिजी के बीच में जो अपनापन है वो काफी बिल्कुल। बढ़ जाता है। और इसलिए रबुका का जो ये कमेंट है वो कमेंट बहुत ही मौजूद है, क्योंकि देखिए, देश एक दूसरे से सीखते हैं, नेतागण भी एक दूसरे से सीखते हैं, क्या क्या मॉडल हो सकते हैं विकास के, इससे भी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही, निश्चित तौर पे उसका एक मतलब है कि हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं, भारत के नेतृत्व से बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। अखिलेश, द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देने के लिहाज से इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, तो कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो अहम रहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो फिजी के आसपास का जो आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के साथ मिलकर भारत का एक फोरम है, फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, तो उसमें फिपिक जिसको कहते हैं। तो किस तरीके से भारत और उन इलाकों के जो इंडो पैसिफिक के इलाके हैं वहाँ के उन इलाकों के साथ कैसे सहयोग बढ़ाया जाए, उसका एक असेसमेंट होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिजी को रिन्यूएबल ऊर्जा में फिजी की बहुत ही क्षमता को टैप करने की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करके जो आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा काम किया है। तो इस पर भी रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग बढ़ सकता है, इस पर भी बातचीत होगी। दूसरी बात है कि हेल्थ के मामले में फिजी को हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। और भारत ने उन 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी, तो उस पर क्या विकास हुआ है और किस तरह से फिजी में और भी ज्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाए जा सकते हैं, इस पर बात होगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच क्या क्या सहयोग हो सकते हैं, क्योंकि फिजी में भी एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं। भारत कह सकते हैं एग्रीकल्चर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, तो इसमें बात होगी। उसके अलावा जो आधारभूत ढांचे हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, इस बारे में बातचीत होगी। और एजुकेशन के संदर्भ में भी भारत फिजी की किस तरीके से मदद कर सकता है, इस पर भी बात चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण
और उसके अलावा रणनीतिक जो मामले हैं, जैसे दुनिया की स्थिति, इस पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, क्योंकि फिजी का जो भूगोल आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण भूगोल है। उस भूगोल में उस इलाके में शांति, जो प्राकृतिक आपदा से बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं, भारत उसमें क्या मदद करता है, जी कर सकता है, इन सारे मसलों पे कह सकते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉक होने की संभावना है आज की बैठक बिल्कुल, में। तो बेहद जी। ही अहम रहने वाला है फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा, जहां आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जहां द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान, नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही रणनीतिक सहयोग भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ यहाँ नजर आएगा। अखिलेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैला, अगर आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री का एक तो फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात है, साथ ही आज प्रधानमंत्री गुजरात भी जाने वाले हैं। बिल्कुल, गुजरात जाने वाले हैं और गुजरात में बहुत सारी सौगातें भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और राज्य के लिए करीब 5,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री के ये यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ढांचागत और मूलभूत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में एक खास, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद स्थित खोडलधाम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वह गुजरात में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रा का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। गुजरात में बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का विकास का खातमुहूर्त और लोकार्पण होने वाला है। साथ में दूसरे दिन हासलपुर के अंदर जापानीज कंपनी के साथ ईवी कंपनी का पूरा लोकार्पण होने वाला है। वहीं रेलवे की 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी मेहसाणा पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और कटोसन रोड साबरमती के लिए एक यात्री ट्रेन का शुभारंभ शामिल है। 3 लाइनें, एक है मेहसाणा से पालनपुर, दूसरी है कड़ी से कटोसन और तीसरी है बेचरा जी जो कार की फैक्ट्री है वहाँ से रनौज। ये 3 लाइनों का डेडिकेशन है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अहमदाबाद के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों के लिए पुनर्वास, जल प्रबंधन और सीवरेज प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए इंफ्रा विकास का भी शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री जब गुजरात को ये सौगातें देंगे तो आने वाले समय में गुजरात एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरेगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय गुजरात दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुजरात को मिलने वाली है नई सौगात। और आज हमारे संवाददाता निशांत राय भी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करेंगे निशांत का। निशांत, अगर बेहतर कनेक्टिविटी की बात की जाए और बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो गुजरात लगातार नए नए आयाम यहाँ छूता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, गुजरात के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ गुजरात वासियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,400 से ज्यादा जो है वो घरों को गरीबों को दिया जाएगा, 300 से ज्यादा दुकानें गरीबों को दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जल प्रबंधन से जुड़े हुए और तमाम जो योजनाएं हैं विकास, उनका लोकार्पण या शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 1,400 करोड़ से ज्यादा तो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं जिनमें शिलान्यास या उद्घाटन किया जाएगा। 3 नई रेल लाइन की बात की जा रही है। इसके अलावा 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मेमू ट्रेन गुजरात को मिलेगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ईवी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, मारुति की जो विटारा मॉडल है, ई विटारा, उसका। इसके अलावा लिथियम की जो बैटरी की बात कही जा रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कंपनीज है उनका कोलैबोरेशन का भी एक तरीके से शुरुआत करेंगे। और भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की जो तैयारी चल रही है उसमें गुजरात की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम जो आज और कल के दौरे में है, ये तोहफे जो है वो गुजरात को देने जा रहे हैं। और गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के जो अहमदाबाद वासी हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और जिस जगह रैली होनी है उससे कई किलोमीटर तक
जो लोगों ने पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और तैयारी में है सभी अपने जो बिल्कुल। जो लीडर है जहां तक निशान गुजरात के तैयारियों की बात की जाए तो जो है अहमदाबाद जो है सजा हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें हैं अहमदाबाद की जो उसकी खूबसूरती को दर्शा रही हैं। लोगों का उत्साह तो जब प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचते हैं तो वो चरम पर नजर आता ही है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से रेलवे लाइन की बात करें या फिर ओवरब्रिज की बात करें, किस तरह से कनेक्टिविटी को विकास को एक और रफ्तार देती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले कार लोडेड जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, उससे एक यहाँ के व्यापार को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। कल ही हमारी डीआरएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो तमाम सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उनको इसका फायदा मिलेगा। मेमो ट्रेन का फायदा मिलेगा यहाँ के तमाम उन लोगों को, मजदूरों को, गरीब वर्ग को जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो कहा जा सकता है कि रेल लाइन का और जो ये महसाणा से पालनपुर रेल लाइन है और जो अन्य बाकी जो रेल लाइन है जैसे कलोल कड़ी कटोसन रोड रेल लाइन है, इन सब का फायदा जो है स्थानीय लोगों को मिलेगा और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और जिस मांग को अब पूरी तरीके से पूरा किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इस सरकार की यही कोशिश है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और वो हमने जब जब प्रधानमंत्री जिस जिस स्टेट के दौरे पर जाते हैं उस स्टेट को इन्हीं तरीके की योजनाओं का लाभ मिलता है। हमने कलकत्ता में देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मेट्रो का उद्घाटन किया। जाम से जो लोग परेशान रहते थे वहां से वो अब आसानी से एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। कुछ इसी तरीके से अहमदाबाद में भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कितने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके, तमाम तरह की योजनाएं अब धरातल पर निशान, यहाँ बहुत संक्षेप में आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत बैटरी हब की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नए नए लक्ष्य यहाँ हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात रहेंगे तो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बैटरी का इकोसिस्टम है उसके अगले चरण का उद्घाटन करने वाले, कितनी अहम रहने वाली है ये सौगात? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण को लेकर हमेशा से दुनिया को चिताते आए हैं और भारत को भी उसी दिशा में आगे लेकर चल रहे हैं कि भारत में पर्यावरण जो है वो और ज्यादा बेहतर हो। तो इसीलिए ईवी पर लगातार जाने का जोर दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महसाणा में जो मारुति का ई वितारा है उसके ईवी प्लांट का लॉन्चिंग करेंगे। इसके अलावा लिथियम की बैटरी के लिए किस तरीके से यहाँ पर हब बनाया जाए गुजरात में, उसकी भी एक शुरुआत करेंगे जो 3 प्राइवेट कंपनियों के कोलैबोरेशन में होगी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार ये जो सरकार है ईवी पर फोकस है और सरकार की ओर से लगातार कहा ईवी वाहनों को खरीदने के लिए भी कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करते हैं उसको भारत में ग्राउंड पर उतारा जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको साफ और स्वच्छ पर्यावरण दे पाए। चलिए, तो आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे भी जो अपडेट होगी हम आपसे हासिल करेंगे। तो गुजरात को एक विकास की नई सौगात मिलने वाली है, एक नई राह दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आएंगे। भावना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप शैला, क्योंकि बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान, एक नई रफ्तार यहाँ देते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं।
ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। कांगड़ा जिले के इंदौरा तहसील में भारी बारिश के कारण व्यास नदी पूरे उफान पर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट के नजदीक इस कस्बे में लोग सहमे हैं और अपने घरों में दुबके बैठे हैं। सड़कों और घरों में पानी भरता जा रहा है। पिछले 12 घंटों की बात की जाए तो बारिश के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित कांगड़ा जिला रहा है। यहाँ के पंजाब से सटे नूरपुर, इंदौरा तहसीलों और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस समय पैदा हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 12 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन सभी जिलों में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ आईटीआई, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहने वाले हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास ना जाने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि लगातार बारिश से भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। भारी बारिश के साए में हिमाचल है। 12 में से 10 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 घंटे जो है चुनौती से भरे रहने वाले हैं। सबसे अधिक कांगड़ा जिला जो है वो प्रभावित है। 10 जिलों में स्कूल कॉलेज आज बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 12 घंटे बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। भारी बारिश का दौर यहां जारी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और अगले 12 घंटे भी मौसम विज्ञान केंद्र ने यह एडवाइजरी जारी की है कि सतर्कता के साथ आप रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, घरों में रहें फिलहाल के लिए। और साथ ही साथ अगले 12 घंटे भी भारी बारिश यहां होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इस समय भारी बारिश के साए में है हिमाचल प्रदेश। पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, लगातार कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं और अभी भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ की घटनाओं के बाद हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए मंडी के बाली चौक इलाके का दौरा किया और मौके पर बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया है। बाढ़ की घटनाओं पर बात करते हुए जयराम ठाकुर ने इसे क्षेत्र के विकास के साथ साथ राज्य के विकास के लिए भी एक बड़ी चुनौती बताया है। देख करके हैरान हुआ, जो बाली चौकी की मार्केट है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। मौके पर गया था और राहत सामग्री भी लेकर के गया था, उसका भी वितरण हमने वहाँ पर किया और वहाँ जो अधिकारी थे उनके साथ भी हमने चर्चा की, क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है इस बारिश के कारण जो जान माल की क्षति हो रही है। अभी तक मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की ज़िंदगी चले गई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और सावधानी के साथ सब लोग रहें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में किस प्रकार से हम आपदा में लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर भी बात की। तो इस समय हमारी संवाददाता उर्मिला शर्मा शिमला से जुड़ गई हैं। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। उर्मिला, यहाँ ताज़ा हालात आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले 12 घंटे तो हमने देखा बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। किस तरीके से इस चुनौती का सामना कर रहा है इस समय हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बारिश जो आफत बनकर ही आई है और लगातार पहाड़ों पर जो बारिश है वो प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर इनके लिए आफत का काम कर रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कांगड़ा है। कांगड़ा के
अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं। वार्ड नंबर 3 इंदौरा का, वार्ड नंबर 4 पूर्णतः जलमग्न हो गया है और प्रशासन यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। यहाँ पर 300 से ज्यादा जो घर है वो प्रभावित हुए हैं और प्रशासन ने यहाँ पर जो है सभी शिक्षण संस्थानों में, निजी हो सरकारी हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, जो है छुट्टी दी गई है प्रशासन द्वारा। और प्रदेश में हालात कांगड़ा के ही ऐसे नहीं है। लगभग 10 जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते जो है शिक्षण संस्थान कई जिलों में बंद किए गए हैं। तो प्रदेश में जो बारिश है वो चुनौती बनकर ही आई है और आफत का काम कर रही है और प्रशासन द्वारा एहतियातन तौर पर जो है बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है अभी जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। तो जिस तरह से ऐसी खबर भी आ रही है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं, इतनी ज्यादा बारिश है, हालात इतने ऐसे बने हुए हैं, जगह जगह भूस्खलन का भी खतरा है। तो ऐसे में जो दैनिक जीवन की बात की जाए, दिनचर्या की बात की जाए, किस तरह से संभव हो पा रहा है? बिल्कुल, दैनिक रोजमर्रा का जो जीवन है वो प्रभावित हुआ है और इसी करके 10 जिलों में आप समझ सकते हैं कि शिक्षण संस्थान जो है बंद किए गए हैं। कुछ 10 जिलों के कुछ स्थानों पर शिक्षण संस्थान जो है बंद किए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो स्थिति जो है रोजमर्रा के दिनचर्या की जैसी तो नहीं बनी है। स्थिति जो है असर ही डाल रही है और ये प्रभावित ही कर रही है। तो प्रदेश में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और हमने देखा मंडी के बाली चौक में जो है बाली चौक में भी स्थिति सामान्य नहीं बनी है और चंबा में कल बादल फटने की घटना सामने आई है। तो हर जिला इससे प्रभावित है। एहतियातन तौर पर बचाव ही किया जा रहा है। प्रशासन अपने स्तर पर जो प्रभावित लोग हैं उनका रेस्क्यू कर रहे हैं और एहतियातन तौर पर जरूरी यदि यात्रा है तो ही यात्रा करने की नसीहत दी जा रही है और अपडेट रहने के लिए प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है। 10 जिले बहुत बड़े जिले होते हैं, प्रदेश में 12 जिले ही हैं और 10 जिले यदि अलर्ट पर हैं तो समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है। इसके साथ साथ उर्मिला बात करें अगर सड़क मार्ग की, तो कौन कौन से वो सड़क मार्ग हैं जो अवरुद्ध हैं? इसके साथ ये भी बता दें कि अगले 12 घंटे के लिए मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध पड़े हैं। 482 से ज्यादा जो है सड़कें अवरुद्ध पड़ी है और यहाँ पे जलापूर्ति जो है वो भी प्रभावित हुई है। ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे ठप पड़े हैं। तो प्रदेश में 30 अगस्त तक जो है स्थिति बारिश का जो है हमें दौर यूं ही देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कम सक्रिय पड़ने के आसार है, पर वही है कि थोड़ा कम बारिश के कम होने के आसार जरूर है, लेकिन उसके बाद यथावत वैसी ही स्थिति बनी रहती है जैसे आज कल में हमने देखी। बिल्कुल, तो 30 अगस्त तक जो है पूर्वानुमान है कि स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं कि आम जन को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े? जी, सबसे पहले तो यही है कि सड़कें बाधित ना हो। हालांकि भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बाढ़ की स्थिति इस दौरान बनी ही रहती है और बन ही रही है। तो प्रशासन द्वारा मशीनरी की तैनाती की गई है। नदी नाले जहां उफान पर है वहां पर भी जो है प्रॉपर रेस्क्यू टीमें भी तैनात की गई है। तो प्रशासन के हर स्तर पर चाहे नदी नालों के आसपास के एहतियातन तौर पर देखें, वहां पर भी अपने स्तर पर प्रभावी कदम देखने को मिल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सतर्क है और एहतियातन तौर पर वही है, जागरूकता सबसे बड़ा हथियार इस समय माना जा रहा है। बिल्कुल उर्मिला, तो देखा जाए हिमाचल प्रदेश पर इस समय बारिश का कहर लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ ही सारी जो टीमें हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय जुटी हुई हैं। फिलहाल उर्मिला, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित कई जिलों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव और घरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर और नागौर जैसे जिलों में आज और कल प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहने वाले हैं। तो जयपुर और नागौर में भी अगले 2 दिन प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे। एहतियातन तौर पर यह फैसला लिया गया है। राजस्थान में इस समय मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।
बिल्कुल, और मूसलाधार बारिश ने कहीं ना कहीं आम जन की जो है परेशानी वो बढ़ा दी है। बिल्कुल, अगर अगली खबर का रुख करें शहला, तो अगली खबर हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से जुड़ी हुई है और उनकी स्वदेश वापसी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब वक्त आ गया उनको गृहनगर जाने का। बिल्कुल, गृहनगर पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे आज वो, और व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपने गृहनगर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। और लखनऊ को शुभांशु शुक्ला का इस समय बेसब्री से इंतजार है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। शहर आज सज चुका है, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार तरीके से स्वागत होगा और उसके बाद वो एक रोड शो में भी भाग लेंगे और रोड शो के बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र रहे हैं। उनके सम्मान में सीएमएस स्कूल की ओर से खास तैयारियां की जा रही हैं। 4 बजे लोक भवन में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट हैं। वे एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के तौर पर इतिहास रच दिया है उन्होंने। वो पिछले दिनों अमेरिका से नई दिल्ली लौटे थे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तो विशेष तैयारियां शुभांशु के स्कूल में भी हो रही हैं। लखनऊ में उनके गृहनगर में विशेष तैयारियां हैं और उनका वेलकम करने के लिए सभी आतुर हैं। तो चला, अगर अगली खबर का रुख करें, बेहद ही दुखद ये खबर है। आज सुबह की खबर है जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बिल्कुल, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के पास श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर मार दी थी और ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं में से 8 की मौत हो गई जबकि 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफायदपुर गांव में रहने वाले श्रद्धालु राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेडी मंदिर जा रहे थे। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 60 लोग सवार होकर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान के जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उसे चोट पहुंची जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके साथ शैला, अगर आगे बढ़ें तो नक्सलियों को, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और उस प्रयास में कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल होती हुई लगातार नजर आ रही है। 2026 का समय दिया है जब देश से नक्सलवाद को बिल्कुल पूरी तरीके से शून्य पर लेकर आना, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगातार नई नई पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जो कभी नक्सलियों की राजधानी और माओवादी कमांडर हिडमा की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता था, अब इस इलाके में नई बयार बह रही है। बिल्कुल, जहां कहीं कभी जो है बारूद की गंध और गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां आज सड़क, बिजली, पानी की टंकी, मोबाइल नेटवर्क और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं हैं जो गांव की एक नई पहचान बन रही हैं। पूर्ववर्ती गांव अब शांति और विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं DD न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके पर और यहां पर सुरक्षा बलों और आम लोगों के प्रयास से ये सड़क बनकर तैयार हो चुका है। करीबन इस सड़क को बनाने में करीबन 10 वर्ष का समय लगा है। करीबन इन चुनौती के बीच में यहाँ पर ये सड़क बनकर तैयार हो गया है। ये सड़क 3 जिलों को जोड़ती है जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और इस सड़क पे लगातार जो सुरक्षा बल के
जो जवान है लगातार यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। यहाँ पर कई सुरक्षा जो कर्मी हैं सड़क को बनाने में शहीद भी हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के दूर नक्सल प्रभावित इलाके का एक जगरगुंडा दक्षिण बस्तर के 3 जिलों को जोड़ता है, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा का सेंटर पॉइंट भी है। जगरगुंडा तक पहुंचने के लिए इस इलाके में सबसे बड़ी वजह है कि वह सड़क 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है। और सबसे प्रमुख बात बताऊंगा, यह नक्सलियों की सबसे जो राजधानी कही जाती थी, हिडमा जो मोस्ट वांटेड नक्सली है उसकी राजधानी कही जाती थी। यहाँ पर हमारे साथ सुरक्षा बल के जो यहाँ पर ऑफिसर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि सड़क को बनाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डेली हमारी जो कंपनीज होती हैं वो ड्यूटी निकलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो लोग वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की जो गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह यहाँ आती हैं, ट्रक्स आते हैं, कंक्रीट वगैरह जो आता है इस एसफॉल्ट रोड को बनाने के लिए। कितने सालों के बाद ये जो सड़क है बनकर तैयार हुआ है, और इस सड़क को बनाने के लिए बताया जाता है कई हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये खून से बनी है जवानों की, तब जाके ये रोड बनी पाई है यहाँ पे। और सर इसको बनाने में लमसम अप्रॉक्स 24 इयर्स प्लस का समय लग गया, तब जाके सर ये रोड बन पाई यहाँ पे। 24 साल का ये लंबा अंतराल रहा। पहले 3 जिलों को जोड़ती थी ये सड़क, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा मुख्य गढ़ था ये बाजार का। लेकिन फिर नक्सलियों का आतंक ऐसा हुआ कि उसके बाद सब तरफ से घिर गया और उसके बाद ये आवागमन यहाँ बिल्कुल बाधित हो गया। रोड हुआ करता था मगर रोड नहीं था, और संगेड़ा बस चलती थी उस जमाने में। उसके बाद लंबे अरसे के बाद ये रोड अब बन के अपने सामने तैयार है सर। आज हमको खुशी महसूस होती है कि हम चाहे बीजापुर हो या दंतेवाड़ा हो या दुर्नापाल हो, अब जाने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं है सर। इलाज कराने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे यहाँ पे अस्पताल तो जरूर था, लेकिन यहाँ पे उतना दवाइयों का पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता था। तो हम लोग यहाँ से दंतेवाड़ा या तो फिर सुकमा जाकर के इलाज कराते थे, या फिर बद्रसलम जाके इलाज कराते थे। कहीं ना कहीं इस इलाके में एक नक्सलियों का जो दबाव भी रहा है वो दबाव कम हुआ है। और जिस तरह से बस्तर में हम विकास की बात करते हैं तो बस्तर में विकास इसी तरह से हो रहा है, और जिस तरह से बस्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, जगरगुंडा, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद अगर आपका ऑफिस जाने का समय हो रहा है, अखबार पढ़ने का समय नहीं है, तो हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज अलग अलग अखबारों में कौन से विभिन्न क्षेत्रों की वो मुख्य सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अब समाचार पत्रों में छपी हुई प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले हम हरी भूमि से एक खबर को उठा रहे हैं। फ्रंट पेज पर छपी है, भारत के दुश्मन हवा में उड़ जाएंगे। जी हां, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जो है सैन्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करता हुआ लगातार नजर आ रहा है, और एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ये परीक्षण जो है करीब दोपहर करीब 12:30 बजे कल हुआ, और इस परीक्षण में मिसाइलों को लक्ष्य के पीछे उड़ाया गया, और मिसाइलें अपने लक्ष्य को हवा में ही मार गिराने में सफल होती हुई नजर आई। तो आपको बता देते हैं कि क्या है ये IADWS, डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। DWS एक ऐसा हथियार है जो लेजर जैसी ऊर्जा का उपयोग करता है, और ये हवा में दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइलों को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम नजर आता है, और भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती देता हुआ नजर आता है।
तो जहां रक्षा क्षेत्र में हमें लगातार कामयाबी हासिल हो रही है, आइए आगे बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली में सेहत सुधार को लेकर अब नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है कि कैसे दिल्ली वालों की सेहत में सुधार लाया जाए। ऐसे में नई नीतियां लाई जा रही है। ऐसे में एक कॉफी टेबल बुक का आयोजन किया गया और एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सभी डॉक्टर्स, नीति निर्माताओं को वहां बुलाकर इस पर मंथन हुआ कि दिल्ली में सेहत सुधार के लिए क्या नई योजनाएं लाई जानी चाहिए। जहां अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कई घोषणाएं कर दी हैं। उसमें कहा गया है कि दिसंबर तक खुलने वाले हैं 1100 जन आरोग्य मंदिर, साथ ही साथ 15 और मोबाइल डेंटल वैन शुरू होगी। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की सलाह कैसे दी जाए, डॉक्टर्स ने इस पर अपनी राय रखी है और साथ ही एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपनी बात रखी है उसमें कहा गया है कि विटामिन डी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में विटामिन डी की इस कमी को कैसे कम किया जाए, चीनी के इस्तेमाल पर जागरूकता कैसे फैलाई जाए और स्कूलों में भी डेंटल चेकअप कैसे कराया जाए, इस पर मंथन हुआ है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये खबर है जो हम जनसत्ता से ले रहे हैं। दरअसल पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी ने भागने की कोशिश की और उसका पुलिस ने गोली मार के उसको एनकाउंटर किया है। फरार सास को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ इस दौरान कई सारे सबूत भी लगे हैं। तो ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का है, जहां पर 35 लाख रुपए के दहेज के लिए अपनी पत्नी को जो है जिंदा जलाकर मार देने की कोशिश की और पुलिस ने उसे पकड़ने के प्रयास किए और इस प्रयासों के दौरान ये एनकाउंटर हुआ। और खास बात ये है भावना के विपिन को जो है जरा भी अफसोस नहीं है और अपने इस काम पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बिल्कुल, दहेज से जुड़ा ये मामला है और लगातार सुर्खियों में है अभी ये मामला और देश अचंभित है कि अभी भी दहेज से जुड़े मामले जो हैं इस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें महिलाएं किस तरीके से सफ़र कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। विटामिन डी को हम मानते हैं कि जोड़ों से दर्द से जुड़ा ये एक विटामिन है और आपकी हड्डियों को कैसे मजबूत करे इससे जुड़ा विटामिन है और इसको मजबूत रखने के लिए कहा जाता है कि सूर्य की किरणों को लें, कैल्शियम लें। लेकिन अब नया शोध सामने आया है कि अगर आपका विटामिन डी की आपके शरीर में कमी है ना, तो आपको दिल का रोग भी हो सकता है। जी हाँ, दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज़्यादा मंडरा सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। 20 से 50 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है विटामिन डी का सामान्य स्तर और 90% के मरीजों में विटामिन डी की कमी पाई गई है ये अध्ययन के दौरान। और सूर्य की किरणें मुख्य स्रोत हैं विटामिन डी का। तो सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह आप नया सवेरा देखते हैं, जागिए, सूर्य की किरणें लीजिए, व्यायाम करिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाइए, स्वस्थ बनाइए। यही अखबार की मुख्य सुर्खियां भी कह रही हैं। और बिल्कुल, और लगभग 67% जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। तो आपको लगातार हम खबर बता रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से कैसे दिल का खतरा हो सकता है और 67% भारतीय जो हैं इस समय विटामिन डी की कमी महसूस कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। तो शहला, ये बड़ा ही ज़रूरी है। बिल्कुल, और अभी हमने हाल के दिनों में देखा है कि कितने ज़्यादा हार्ट अटैक से लोगों की डेथ की भी खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में विटामिन डी भी एक कारक हो सकता है और उसको जो है चिंता से उसके बारे में सोचना चाहिए और विटामिन डी की पूर्ति के लिए काम भी करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। अब जब आपके अखबारों की सुर्खियों की बात हो गई है तो आइए बात कर लेते हैं आपकी जेब की भी। बात कारोबार जगत से बिजनेस ब्रीफ में। सरकारी अनुमान के मुताबिक रियल मनी गेम में 45 करोड़ भारतीय हर साल गंवा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में मौजूदा समय में 48.8 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और यह आंकड़ा 2025 के अंत तक 50 करोड़ के पार जा सकता है। रियल मनी गेमिंग पर बैन से विज्ञापन उद्योग को झटका हुआ है। प्रतिबंध के बाद देश के विज्ञापन उद्योग में खास तौर पर खेल श्रेणी में विज्ञापनों में 15% तक की गिरावट आ सकती है। अडानी पावर लिमिटेड को झारखंड के गोड्डा जिले में उत्कृष्ट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के लिए चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और गोड्डा में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, पोषण सुधार और कोविड-19 टीकाकरण जैसे क्षेत्रों में किए गए योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है।
इसकी वजह डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर अच्छा मार्जिन रहना था। बीपीसीएल ने पहली तिमाही में संयुक्त रूप से 16,184 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो कि सालाना आधार पर 2 गुना से अधिक है। और अब बात करेंगे कृषि जगत की। केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत सरकार एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। और इसका लक्ष्य है कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु के प्रति लचीला बनाना। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। एकीकृत कृषि प्रणाली खेती की एक ऐसी विधि है जहां किसान एक ही खेत में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी आदि जैसे विभिन्न कृषि आधारित उद्यमों को एक साथ जोड़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न घटकों को इस तरह से समायोजित करना है कि एक इकाई के अपशिष्ट का उपयोग दूसरी इकाई के लिए संसाधन के रूप में हो, ताकि लागत कम लगे, उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में भी इजाफा हो। केंद्र सरकार इसी उद्देश्य के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल शुरू की थी कि किसान की आय दोगुनी की जाए 2017-18 में, और हमने फिर इस चीज़ को देखते हुए कि हमें भी इस प्रकार से लक्ष्य दिया गया था कि भी किसानों की आय दोगुनी की जाए। तो उसमें जो सबसे सफल मॉडल है वो एकीकृत खेती मॉडल है। कारण क्या है कि एकीकृत खेती पद्धति मॉडल हमारा कई घटकों का एक साथ समन्वय है और जिससे कि एक घटक का अवशेष दूसरे घटक के लिए निवेश का कार्य करे। एकीकृत कृषि प्रणाली में कई गतिविधियों को शामिल करके किसान अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार होता है। ये जल और मिट्टी के संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और नमी संरक्षण जैसे उपायों को बढ़ावा मिलता है। एकीकृत कृषि प्रणालियां विशेष रूप से कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद करती हैं। इससे किसानों को साल भर आय का एक स्थिर स्रोत मिलता है, क्योंकि वे विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। एकीकृत खेती का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे की फसल में इस्तेमाल कर सके। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आलू की खेती भी थी और गोभी की भी खेती थी, और जैसे कि हाल ही में सिंगाड़ा भी है। तो जो इनका वेस्ट होता है, जैसे कि गोभी के जो पत्ते होते हैं, तो हम अपनी मछलियों को दे सकते हैं। हमारे जो पास देसी प्रजाति मुर्गी पालन है, वे भी इसको खा लेते हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन द्वारा किसानों को एकीकृत कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करता है और उन्हें प्रदर्शनी के माध्यम से इन प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये मिशन अन्य सरकारी योजनाओं से संसाधनों का उपयोग करता है ताकि वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार किया जा सके। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और कृषि जगत के बाद आइए आप खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुषों और जूनियर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आर्यन कर्माकर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के जूनियर पुरुष स्पर्धा में वेदांत शानदार प्रयास के बावजूद रजत पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। टीम इवेंट में भी भारतीय तिकड़ी वेदांत, एड्रियन और रोहित कन्यन ने स्वर्ण पदक जीता। अनुष्का कुमारी के हैट्रिक की बदौलत भारत ने सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में मेजबान भूटान को 8-0 से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। टीम ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। बिहार के राजगीर में हो रहे प्रतिष्ठित हीरो एशिया कप 2025 के लिए जापान की पुरुष हॉकी टीम भारत पहुंच गई है। वे अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को कजाकिस्तान के खिलाफ करेंगे और उसके बाद 31 अगस्त को मेजबान भारत से भिड़ेंगे।
साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2025 के सिंगल्स मुकाबले न्यूयॉर्क में जारी हैं। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 276 रन से करारी शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट पर 231 रन बनाए। और अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्रा में। बारिश में जगह जगह पानी इकट्ठा होने और उसमें मच्छर के पनपने से कई बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। आइए आपको बताते हैं इसका बचाव कैसे करना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी बुखार ये ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में तो आम है ही वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। बरसात खत्म होने के बाद तक 2 या 3 महीने बाद तक भी हमें बहुत केसेस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के देखने को मिलते रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बरसात खत्म हो जाती है तो जगह जगह पर पानी का भराव हो जाता है, और जब वो पानी का भराव हो जाता है तो उसमें मस्किटो की ब्रीडिंग चलती रहती है। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं हर जगह। ये वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये हमको नवंबर दिसंबर तक भी केसेस आते रहते हैं और ये देखने को मिलते रहते हैं। तो जगह जगह जो कूड़ा इकट्ठा है या नालियाँ ब्लॉक्ड हैं या जहाँ पे भी पानी का जमाव हो रहा है, तो गंदे पानी के जमाव में आपके मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और क्यूलेक्स मच्छर, जिससे कि आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है या जापानीज एनकेफेलाइटिस है, ऐसी बीमारियां होती हैं। और साफ पानी का जो भराव होता है उसमें डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर पनपते हैं। इस मौसम में अधिकतर बीमारियों के फैलने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और बाकी जो आपका एनोफिलीज मस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है, वो शाम के वक्त काटता है या रात में काटता है। तो जालियां सारी बंद रखें और अपने पूरी बाह के कपड़े पहने ज़रूर से। साथ ही जो है बच्चे जैसे बाहर खेलने जा रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें कि उनको भी पैर उनके ढके हुए होने चाहिए ताकि मच्छर जो है वो दिन के टाइम में उन्हें ना काट सके। रात में हो सके तो जहाँ तक हो सके तो मच्छरदानी के अंदर ही सोए। मच्छरों से सावधान रहें। जरूरी है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
तो इसी के साथ नया सवेरा में आज के लिए बस इतना ही, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं केरल के प्रमुख पर्व ओणम से जुड़ी कुछ खास झलकियों के साथ। कल 26 तारीख से ओणम शुरू होने वाला है और 5 सितंबर तक ये चलने वाला है। ओणम फसलों का त्योहार है और फसलों के इस त्योहार का ये पर्व भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबली की स्मृति से जुड़ा हुआ है। फूलों की सजावट, नाव दौड़, सांस्कृतिक नृत्य और पारंपरिक भोज इसकी कुछ खासियत है। तो आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे, शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।